सर हमारे साथ हैं सुरभि जैन। जी हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुरभि जी। जी सर। यू आर कमिंग सेकंड टाइम? नहीं सर, थर्ड टाइम है। अच्छा, थर्ड टाइम, गुड। हाँ, वेरी गुड। यू बिलोंग्स टू उदयपुर राजसमंद? जी सर, नाथद्वारा राजसमंद। आपने एमकॉम किया है? जी सर। आप आरएस के लिए, आप आरएस में अपने जो है एमकॉम क्यों किया आपने? फिर आप आरएस में ही आना था तो आप जो है ना आर्ट्स ले सकते थे, दूसरे सब्जेक्ट ले सकते थे। सर मैंने 2010 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की बीबीएम के रूप में, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, तो सर 2010 में मैंने वो कंप्लीट की। और सर मेरी जो एज थी वो तब मैं क्वालिफाई नहीं थी आरएस के लिए, तो सर इसलिए मैंने साथ में एमकॉम भी की। अरे वाह, गुड 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 गुड। तो आपने काफी सारी डिग्रियां ले रखी है मतलब? नहीं सर, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। चलिए, अब आप एमकॉम हैं तो ये बजट बनाने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखते हो सबसे पहले? सर बजट बनाने के लिए जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है सर, उसमें राजस्व व्यय और राजस्व आय, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आय, ये सारे और इनका बैलेंस दिखाया जाता है कि कितना जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास आएगा और कितना जो पैसा है वो गवर्नमेंट खर्च करेगी वेरियस जो योजनाएं हैं उन पर और ऋण के रूप में और इन सब पर। वेरी गुड। अच्छा, एक थोड़ा सा एक अभी ध्यान होगा आपको, जीएसटी पर सेंटर और स्टेट में कितना डिवीजन होता है इसका, जीएसटी कलेक्शन का? सर आई थिंक 50-50% सेंट्रल और स्टेट का। वेरी गुड। आपको एक एक मैं जो है ना प्रॉब्लम दे रहा हूँ छोटी सी। एक फैक्ट्री है, लेथ मशीन की फैक्ट्री है, उसी में ट्रक है और राइस मिल है और एक बहुत बड़े गोडाउन है और बहुत सारे स्टाफ भी है। वो सब के सब जो है ना मतलब बंद पड़े हैं। राजस्थान का इंस्टीट्यूशन है वो, और सब बंद पड़े हैं और स्टाफ भी है और बंद हो गया। और आपको गेट भी टूटा हुआ है, वहां जहाँ एंट्रेंस है उसका गेट भी टूटा हुआ है और लकड़ी का गेट था, बहुत पुराना, टूट गया है। और वो बड़ी मुश्किल से अगर उसको खोलते हैं तो 10,000 आवाज निकालता है वो, और फिर जाके खुलता है, फिर बड़ी मुश्किल से बंद होता है। आपको उस बहुत बड़े संस्थान का, उसमें कई सारे किलोमीटर की जनरल लैंड भी है उसके पास, उसका आपको सीईओ बना दिया जाता है। आप क्या करेंगे उसको? हाउ टू, मतलब उसको जो है वापस प्रॉफिट में लाने के और उसको जो है एक्टिवेट करने के लिए व्हाट विल यू डू? सर सबसे पहले तो रीजन पता करना पड़ेगा कि किस वजह से जो वो काम वहां पर बंद है, क्योंकि पूरा स्टाफ, आपने जैसा कहा कि स्टाफ मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी वहाँ डेवलपमेंट करवाया जा सकता है, जैसे गेट की बात है, तो सर गेट तो बहुत जल्दी ठीक करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले सर रीजन पता करेंगे कि क्यों वो बंद है। उसके बाद सर टीम वर्क करेंगे हम, जितने भी एम्प्लॉयज हैं मेरे पास, स्टाफ आपने बोला, वो सर वहां पे लगा के, और अगर वहां से हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, फाइनेंस भी हमारे पास अवेलेबल है, लैंड आपने बोला अवेलेबल है, तो सर हम उसको, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी सब चीजें, ट्रक बंद है, वो जो है ना वो पत्थरों पर खड़ा हुआ है क्योंकि वो खराब हो गया है तो उसको रिपेयर नहीं कर पाए। राइस मिल बंद है, लेथ मशीन बंद है, फाइनेंस की वजह से ये सब बंद है। तो सर फाइनेंस के लिए जैसे गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम है उससे रिलेटेड, तो वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सर हम जो भी क्षेत्र है वहाँ पर जन जागरूकता और भामाशाह की मदद से सर हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर जो फंड है वो इकट्ठा करें, क्योंकि सर इससे क्या होगा कि अगर वो वापस शुरू होगी तो रोजगार जनरेट होगा, तो वो जो रोजगार है वो वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। तो वहाँ के जो भी लोग हैं एज ए भामाशाह, अगर वो सर डोनेट करते हैं इसके लिए, और गवर्नमेंट से भी हमें कोई अगर हेल्प मिलती है, तो हम इसको फिर से शुरू करेंगे। और जितनी भी ये सर अगर ट्रक ठीक करवानी है या गेट ठीक करवानी है, तो सर इसके लिए सर मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है, ये हम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करके भी हम सर इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, इसका जवाब भी आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली रियल घटना है, रियल घटना है। और सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी वहां पर
और उस गेट को जो है ना हमने वहां पर लेथ मशीन का जो है ना कारखाना है, लोहा भी पड़ा हुआ है, लेथ मशीन के कारखाने से दूसरा गेट बनवाया था हमने। और ट्रक वर्क बड़े थे, वो पत्थरों पर खड़े थे, उनको ऑक्शन कराया था गवर्नमेंट की परमिशन लेकर, ऑक्शन कर दिया, उससे पैसा आ गया मेरे पास, फंड्स आ गए ना। उसी तरह राइस मिल है, राइस मिल बंद है, उसको जो है ना हमने शायद या तो मतलब चालू किया था या उसको जो है मतलब किसी तरह से ऑक्शन वो दे दिया था, रेंट पे दे दिया था, जिससे बहुत सारा पैसा आने लग गया। बहुत बड़ा राइस मिल था तो उसके बहुत बड़े गोडाउन थे। लेथ मशीन में बहुत सारा काम होता था, वो लेथ मशीन को हमने चालू कर दिया वापस। बहुत सारा काम इस तरह। तो कहने का तात्पर्य कि यू आपके पास विजन विजन देखता है। ये लोग आरएस के लोग जो ना या अभी जो मैं किसी पिछले कल की डेट में मैंने किसी उस कैंडिडेट से पूछा था कि विजन आदमी का क्या है आपके पास, किस तरह से आप जो है मतलब लोगों को राहत पहुंचाएंगे, स्टेट को जो है ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपके पास विजन जो है जैसे मोदी जी साहब करते हैं ना, कई नया विजन लाते रहते, तो विजन की जरूरत है इसमें। चलिए, ये मैं इसको ये क्वेश्चन का मैंने आपको इसीलिए जवाब दे दिया कि तो ये रियल घटना थी। डेफिसिट बजट को आप किस तरह किस रूप में देखते हैं, ये क्या मतलब है इसका? सर जब एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज्यादा होते हैं तो सर डेफिसिट बजट होता है। और जो भारतीय जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है सर, वो घाटे का बजट ज्यादा बनाती है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा किए जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? सर भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ की जो स्कीम्स हैं सर, उन्हीं के माध्यम से जो अधिकतम जो लोग हैं उन तक पहुंचा जाता है। तो उनमें सर अगर हम उन पे अधिक एक्सपेंडिचर करेंगे योजनाओं पे, तो सर इनका लाभ जो है वो काफी लोगों को मिलेगा और सर वही इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में बूस्ट करेंगे। वेरी गुड। व्यापारिक घाटा किसी देश के साथ हमारा जो है लॉस हो रहा है, उसमें जो है ना हमारे जो है ना यूं ट्रेड में, तो उसको उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारी जो है इकोनॉमी पर? सर जैसे चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मीन्स हम वहाँ से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और जो एक्सपोर्ट होता है वो हमारा कम होता है वहाँ पे। तो सर ये एक तरह से भारत के लिए नेगेटिव है इकोनॉमी पे। इसमें लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अगर लॉन्ग टर्म तक हमारा ट्रेड डेफिसिट किसी गवर्नमेंट के साथ किसी कंट्री के साथ रहता है तो सर ये इकोनॉमी के लिए इतना अच्छा नहीं है। वेरी गुड। आपकी ऐसी कौन सी विशेषता है जो दूसरों में नहीं देखी जाती है और जिसको आप बताना चाहेंगे कि ये मैं काम इतना अच्छा कर सकती हूँ, दूसरे नहीं कर सकते हो आसानी से? ये क्वेश्चन कई बार लोगों से पूछा है, कई कैंडिडेट से पूछा, आईएएस में पूछा जाता है कि आप अपनी क्या विशेषता है, आप प्लस पॉइंट क्या है आपका? सर मैं किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हूँ, उसकी प्लानिंग कर लेती हूँ और एक टीम वर्क के रूप में उस काम को कर लेती हूँ। वेरी गुड। आपके क्षेत्र में एक ये भी एक तरह से प्रॉब्लम है छोटी सी, कि आपके क्षेत्र में जो है ना किसी जो है ना लैंड पर किसी गुंडों ने कब्जा कर रखा है, आप एसडीएम वहां लग रहे हैं, और वो गुंडे जो है इतने शक्तिशाली हैं कि वो सरकार की छोटी मोटी मशीनरी को तो इफेक्ट ही नहीं पड़ता उन पर, कि जैसे कि यूपी में होता है। तो आप क्या करेंगे उसको जो है ना, कैसे वहां से जो है लैंड को, जो आपका कहीं ऑफिस बनने वाला है, व्हाट विल यू डू, उसको कैसे हटाएंगे आप? सर अगर उन्होंने लैंड पे कोई अवैध कब्जा की, अवैध ही कब्जा है वो तो भी पावरफुल हो, सर मैं एसडीएम हूँ तो लॉ एंड ऑर्डर है वो सारा मुझे ही मेंटेन करना है। इसके लिए सर मेरे पास पुलिस प्रशासन है जो कि सर एक टीम के रूप में हम काम करेंगे। और सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन को लेके, और वहाँ जो एरिया है अगर वो नगर पालिका के क्षेत्र में है तो वहाँ के आयुक्त को लेके, अगर वो किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में तो सरपंच को लेके, और सब मैं मौके पे पहुंचूंगी सबसे पहले। और सर मेरे पास पुलिस प्रोटेक्शन है, अगर उनके पास कोई लीगल दस्तावेज नहीं है तो सबसे पहले सर उसको हटा दिया जाएगा और फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि आपने क्यों कब्जा किया, क्या रीजन है। और सर पॉलिटिकल अगर प्रेशर है तो सर इलीगल कुछ भी करना सही नहीं है पॉलिटिकल प्रेशर में भी, और वो मैं नहीं करूंगी सर। अच्छा, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे, और वो भी क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट है, तेते पाव पसारिये जेती लांबी सोडी। इसका इकोनॉमिक जो है ना क्या इम्पैक्ट है भारतीय राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर, आप उसको किस रूप में देखेंगे? तेते पाव पसारिये जेती लांबी सोडी। सर अगर इकोनॉमिक की दृष्टि से हम देखें
तो हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी इनकम है, या फिर इनकम से भी कम हमें खर्च करना चाहिए ताकि हम भविष्य के लिए अपनी सेविंग्स भी कर सकें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सुरभि जी, जो पहले का इंटरव्यू था उसके कंपैरिजन में आपने काफी स्टडी की है, आई थिंक बहुत स्टडी की है, और आपका जो है ना क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन एंड वे ऑफ टॉकिंग, एंड आप पहले बहुत हिच थी आपको, और आप बहुत सारा जो है ना वो मतलब थोड़े से डरे हुए थे, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी बहुत बूस्ट अप हुआ है। आई फील प्लेजर, मुझे अच्छा लग रहा है कि अब मैं लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने बहुत फास्ट कलर पहन रखा है, तो आपका कब है इंटरव्यू? सर 7 जुलाई को है, और सर मैं दूसरी पहनूंगी, ये साड़ी नहीं पहनूंगी। हाँ, लास्ट जो है ना उस दिन आप जो है ना, एक तो ये बहुत ज्यादा जो है ना बॉर्डर जिसमें जो है ना जरी चरीट का टाइप का काम होता है ना, वैसी मत लेना, नॉर्मल कलर लेना, और मतलब ना तो बहुत पुरानी ना इस तरह का शादी आप पहनना। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपने स्टडी की है, मुझे एक सबसे बड़ी खुशी है कि क्योंकि अगर हमारा इंटरव्यू का क्या मतलब मकसद क्या है कि आपको बहुत ज्यादा जो है ना उसके लिए जो है तैयार करना है, उसके लिए एक्सपीडाइट करना है कि आपकी एक्टिविटीज बढ़े और पढ़ाई कर सकें आप। तो आपने किया है, आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी सर, भाई जी सुन पा रहे हैं? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बैडमिंटन आपकी हॉबी है? जी सर। अच्छा, कहीं स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल से आगे बढ़े आप? नहीं सर, मैंने स्टार्ट ही इसको लेट, मतलब खेलना लेट शुरू किया था। अभी सर मुझे 8-10 साल ही हुए हैं, जब मैंने कॉलेज छोड़ दी थी, मेरी कॉलेज हो गई थी, उसके बाद से सर मैंने खेलना शुरू किया। अच्छा, आपने इस खेल के क्षेत्र में आगे कैरियर बनाना क्यों नहीं चाहा? सर मैं स्कूल या कॉलेज लेवल पे सर इतनी खेलों के प्रति इतनी जागरूक नहीं थी, और नहीं कोई मुझे इतना खेल बहुत ज्यादा पसंद था। स्कूल टाइम में कभी सर खो खो और कबड्डी खेलते थे 8th क्लास तक, फिर उसके आगे सर कभी परस्यू नहीं किया इसमें करियर। अच्छा, मुझे राजस्थान की 2 महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। सर महिला खिलाड़ियों में सर मैंने कर्मा और बर्मा मीणा, जो 2 सिस्टर हैं, उनका नाम सुना है, और एक प्रियंका कुमावत हैं जिनकी राजस्थान में फर्स्ट रैंक है, उनका नाम सर मैंने सुना है। अच्छा, बैडमिंटन में? जी सर। एक नाम याद रखिए, अलका बत्रा और सुशीला काजला, ये 2 महिला खिलाड़ी थी, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, अणुव्रत आंदोलन क्या था? जी सर, प्लीज रिपीट करेंगे। अणुव्रत आंदोलन? सर अणुव्रत आंदोलन जो जैन समाज है सर, उसमें महाव्रत जैसे साधु और सन्यासियों के लिए, वैसे ही जो गृहस्थ हैं जिन्हें श्रावक श्राविका कहा जाता है, उन्हीं के लिए जो 5 सिद्धांत हैं, उन्हीं को सर थोड़े लचीलेपन के साथ अप्लाई किया गया है, उसी को सर अणुव्रत कहा जाता है। और इन 5 सिद्धांत में सर जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं वही है सत्य, अहिंसा, आचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बीच में आपको रोकना चाहूंगा, मैं राजस्थान के संदर्भ में पूछना चाह रहा हूँ। सॉरी सर, इस संदर्भ में मुझे नॉलेज नहीं। अच्छा, किन्होंने शुरू किया था ये भी नहीं बता सकता? सर अणुव्रत आंदोलन? जी सर अगर जैन धर्म से रिलेटेड है तो महाप्रज्ञ जी ने किया था सर। श्योर नहीं है आप? चलिए मैं बता देता हूँ आपको, आचार्य तुलसी, और मार्च 1949 को ये शुरू हुआ था, और ये शेखावाटी क्षेत्र में, ध्यान रखना। अच्छा, चलिए आपने हिस्ट्री के बेस पे बताया, मुझे ये बताइए अणुव्रत आंदोलन का प्रशासन में आप कैसे यूज ले सकते? सर अहिंसा जो है, जो अणुव्रत आंदोलन से या जैन समाज से सर हम सीखते हैं, सर इसका प्रशासन में हमें हमेशा उपयोग करना होगा। हमें अहिंसात्मक तरीके से जो भी ऐसी घटनाएं अगर हमारे सामने आती है,
जिसमें कि अहिंसा होने के चांसेस है, तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम उसे अहिंसात्मक लेवल पर ही उसे सॉल्व करें। तो इसका हाँ। प्रयोग किया जा सकता है, सत्य का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसको सर मैं ईमानदारी से जोड़ना चाहूंगी कि एक प्रशासक को हमेशा ईमानदार होना चाहिए। तो जो भी जॉब करेक्ट। कर रहा है, 24 आवर्स की ये जॉब है, तो उसे हमेशा अपनी जॉब के लिए ईमानदार रहना चाहिए और सत्यनिष्ठा के साथ अपना कार्य करना चाहिए। ठीक बताया आपने। और यही अणुव्रत आंदोलन था मुख्य रूप से। इसका अर्थ होता है लघु संकल्प। अणुव्रत, अणु मतलब छोटा, व्रत मतलब संकल्प। और ये आंदोलन इसी से जुड़ा हुआ था। व्यवहार शुद्धि, नैतिकता, संयम, प्रामाणिकता, ये सारी चीज़ें एक प्रशासक के लिए बहुत यूजफुल होती। तो ये जैन धर्म से ही नहीं, आप प्रशासन में इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, शराब का अर्थ क्या होता है? शराब, जी सर। शराब का अर्थ क्या होता है? शराब शब्द। शराब का अर्थ तो नहीं पता, पर सर जैसे मदिरा जो होती है उसका अर्थ नशे से लिया जाता है कि ऐसा पदार्थ जिसको पीने से नशा होता है। अच्छा। जहरीली शराब कुछ ज़्यादा चेंज होती है जो आम शराब होती है उससे? सर मुझे इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो तो नहीं पता, लेकिन सर उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो जो शराब जो नॉर्मली जो होती है वो जहरीली हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। मैं राजसमंद जिले के कुछ गांव हैं जो मद्य निषेध के लिए चर्चा में रहे हैं, जी सर। उनके नाम जानना चाह रहा हूँ। सर सबसे पहले तो काछबली पंचायत है, उसके बाद मंडावर है, और थर्ड जो अभी ग्राम पंचायत है थानेटा, उसमें पूर्णतः शराबबंदी हुई है। तो पूरे राजसमंद जिले में क्यों नहीं? सर इसके लिए कोई देखा जाए तो सर लॉ नहीं है इसके लिए। इसके लिए लोगों को जागरूक होके आगे आके और फिर इसे सर शराबबंदी को लागू करवाना होता है। अच्छा। और सर दो जो प्रशासन जो है उसको इससे रेवेन्यू प्राप्त होता है, और हम एक गवर्नमेंट की इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो सर प्रशासन आगे आके इस तरह से कोई शराबबंदी के लिए आंदोलन नहीं कर सकता। जो ग्राम स्तर पर है या और भी कहीं है, अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, हमारे जो क्या बोलते हैं संविधान है, वो तो यही निर्देश देता है कि लोगों कल्याण के लिए काम करना चाहिए सरकार को। और आम जनता खुद आके होके, जैसे आप 2-3 गांवों के नाम बता रही है, तो बाकी जगह इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। सर अब धीरे धीरे आगे भी हो रहा है इसमें। जैसे कि राजसमंद की एक पंचायत और है, बरार पंचायत है, जिसको सर वोटिंग की डेट भी मिल गई थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ है। तो सर इस क्षेत्र में जागरूकता अगर राजसमंद की दृष्टि से आप देखोगे तो ऑल ओवर राजस्थान में सबसे ज्यादा जागरूक जो है वो राजसमंद जिला है इस मामले में। अच्छा। अच्छा, पीपलांत्री आपने बताया अभी, पीपलांत्री। सर पीपलांत्री। बरार गांव बताया था मैंने शराबबंदी के लिए। पिपलांत्री का भी सर नाम सुना है मैंने। जी जी, पीपलांत्री के बारे में कुछ बताइए। सर पिपलांती ग्राम पंचायत जो है सर, उसको निर्मल ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है। साथ ही सर यहाँ के जो सरपंच हैं श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, उनको सर इसी साल अभी पद्मश्री दिया गया है। साथ ही सर यहाँ पे बहुत नवीन योजनाएं जो हैं उनके कार्यकाल में, सरपंच के कार्यकाल में चलाई गई थी। बेटियों को लेके बहुत योजनाएं चलाई गई है। तो बेटी बचाओ का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण हम पिपलांत्री ग्राम को कह सकते हैं। साथ ही सर वहाँ की हरियाली जो है वो भी अपने आप में एक मिसाल है पूरे राजस्थान में। करेक्ट। अच्छा, मेवाड़ के शासक महाराणा कब से कहलाने लगे? सर जो हमीर सिसोदिया थे सर, वो राणा शाखा के थे। तो उनके बाद से सर या तो राणा या फिर महाराणा जो है वो मेवाड़ शासक अपने नाम के आगे लगाते थे। अच्छा, ये समय थोड़ी बता सकते हैं आप कौन सा वर्ष था? जी सर। इनका शासनकाल थोड़ी बता सकते हैं? सर उनका शासनकाल 1326 से था। 1326 से हमीर सिसोदिया जो थे उन्होंने शासन चलिए, किया। अंतिम प्रश्न है, कलीला दमना। कलीला दमना क्या था? सर इसमें श्योर नहीं हूँ, बट शायद ये पंचतंत्र को कलीला और दमना कहा जाता है। पंचतंत्र का मेवाड़ चित्रकला में जो अनुवाद है उसे कलीला दमना के नाम से जाना जाता है। और ये अरब कंट्रीज साइड से आई थी ये। उसमें उसका प्रभाव है इस चित्रकला पर।
रिव्यू कर लेते हैं सुरभि जी। देखिए, आपके लगभग सभी प्रश्न देखें तो काफ़ी संतुलित उत्तर हैं, लेकिन कुछ जानकारियां जो फैक्चुअल जानकारियां हैं वो थोड़ी बढ़ाएं आप। जैसे राजस्थान में महिला खिलाड़ी हैं, उनके आपने 2 नाम बताए, और भी कुछ जनरल 1-2 नाम और याद रखें तो अच्छा रहेगा। आपकी हॉबी है तो आपने दोनों लिखी है क्या, प्रेमचंद स्टोरीज और ये? सर अभी तो मैंने जैसे मॉक में तो दोनों ही लिखी है, अगर सब कुछ सही रहेगा तो सर मैं वहाँ भी दोनों ही परस्यू करूंगी। अच्छा, बायोडेटा में आपने क्या लिखा है? सर जैसे डेफ में तो सर भरी नहीं जाती है हॉबी, जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन जाके वहाँ पे हॉबी भरनी पड़ेगी। तो अच्छा अगर दोनों में आंसर सही रहे मॉक में तो फिर सर मैं परस्यू करूंगी इसको। अच्छा, ठीक है। एक अणुव्रत आंदोलन की आपको डेट और इनका जो आचार्य तुलसी थे इनके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए आपको। और बाकी इसमें जो बताया मैंने, व्यवहार, शुद्धि, नैतिकता, संयम, प्रामाणिकता, इस प्रकार की ये जो चीज़ें हैं। जहरीली शराब और शराब का अर्थ आप देखें, चाहे उसको केमिकल कंपोजन भी क्या है उसका वो भी देखना पड़ेगा, आप देखें, क्योंकि ये राजसमंद जिले से जुड़ी हुई चीज़ है। ठीक है, आपने नाम बताया। काचपाली और पीपलांत्री के बारे में और डिटेल से थोड़ा और जाने, और इनसे क्रॉस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि आगे क्या किस प्रकार इसको प्रभावित इन्होंने प्रभावित किया राजसमंद को या राजस्थान को। आगे इस दिशा में प्रयास होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सरकारी प्रयास होने चाहिए या आम जनता के द्वारा होने चाहिए, आपके द्वारा होने चाहिए, इस प्रकार के आप और क्रॉस क्वेश्चन कई तैयार कर सकते हैं इसमें। मेवाड़ के शासक तो बिल्कुल आपका सही आंसर, अमीर सिसोदिया, और समय भी आपने बिल्कुल सही एग्जैक्ट बताया। कलीला दिमना का मैंने आपको बता ही दिया। मेवाड़ चित्रकला में पंचतंत्र की जो कहानी थी, जो क्या बोलते हैं, भेड़िए वाली, सियार वाली, सॉरी, वो उसमें चित्रित किया गया उसमें। तो ओवरऑल सुरभि जी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। पिछले के मुकाबले आपका प्रदर्शन काफ़ी सुधार हुआ उसमें। कुछ फैक्चुअल जानकारियों को छोड़ दिया जाए तो आप बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू में। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो जी सर। जी सर। जी सुरभि जी, जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इधर ये बताइए कि जो अभी जयंती गई है बिरसा मुंडा की, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिरसा मुंडा की जयंती गई है अभी, जी सर। बिरसा मुंडा के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में आप बता सकते हैं? सर मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। जी मुंडा बताएं। आंदोलन इन्होंने चलाया था, झारखंड क्षेत्र से ये संबंधित है। और सर उलगुलान इनको कहा जाता था। सॉरी सर, मुझे इतनी जानकारी है। ये अभी 2 दिन पहले की सूचना है बारे में, तो आपको जो भी अभी इन दिनों न्यूज़पेपर चल रहा है उसको बहुत डिटेल से करना चाहिए। देखें, अच्छा आपने लिखा है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ना। जी सर। पहले तो ये बताइए कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? सर उनका मूल नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। लेकर कुछ आक्षेप किया जाता है मुंशी प्रेमचंद को, वो आक्षेप क्या है? जी सर। उनको लेकर कुछ मुंशी प्रेमचंद को लेकर कुछ आक्षेप किए जाते हैं। सर जितना मैंने उनको पढ़ा है और जितना सर मुझे जानकारी है सर, उनकी जो पहले की स्टोरीज थी वो एक आदर्शवादी सोच से रिलेटेड थी। तो सर इसको लेके कुछ आक्षेप किया जाता है कि वो एक बहुत बड़े आदर्शवाद की बातें करते हैं, जो कि सर राइट। पॉसिबल बहुत कम है। इसकी कोई प्रमुख कहानियों के नाम बताइए जो आपने पढ़ी हो। सर प्रेरणा, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, कजाकी, ईदगाह। एक वो होरी और उसका उल्लेख आता है। जी सर, इनका एक उपन्यास है गोदान, उसमें सर उल्लेख आता है होरी और धनिया का। होरी और धनिया। जी सर। क्या मूल भाव क्या है इस उपन्यास का?
सर इसको अगर हम देखें तो मूल भाव ये है कि ये समाज पे एक चोट करता है कि जो होरी और धनिया है वो एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, और सर वो किसान फैमिली से रिलेटेड है, तो गरीब हैं वो। और सर जो गोदान है उपन्यास का नाम, के अंत में जाके होरी की जो है मृत्यु हो जाती है, और धनिया के पास इतना सा भी पैसा नहीं होता है कि जो मृत्यु के समय जो कर्मकांड किए जाते हैं सर वो कर सके। तो ये एक समाज पे सर एक आघात के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि समाज सिर्फ उनके लिए जिनके पास सारी फैसिलिटी है या पैसा अवेलेबल है, ऐसा गरीब। ठीक है। गोदान वर्ड का क्या अर्थ है? गोदान क्यों नाम रखा है इसका? सर गोदान का मतलब सर जब मृत्यु होती है तो एक सामाजिक रिचुअल जिसको बोलते हैं उसके तहत सर गोदान किया जाता है। जो पंडित होते हैं उनको कुछ धनराशि, जैसे कि हम ये मान ले कि एक गाय का जो मूल्य होता है वो सर उनको दिया जाता है, ओके, तो इसे गोदान कहा जाता है। राइट आंसर। चलिए, आधुनिक भारत के 2 क्वेश्चन है आपके लिए। आपने मैथ्स में भारत पढ़ा होगा। जी सर। एक तो है कामागाटा मारू प्रकरण। आपने कामागाटा मारू प्रकरण? जी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सर ये एक आई थिंक सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर ये एक शिप थी सर, उससे रिलेटेड कुछ है कि इसे किसी पोर्ट पे रोक लिया गया था और ऐसा कुछ प्रकरण है शायद सर, ओके, श्योर ठीक नहीं। है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट के बारे में बता पाएंगे? ठीक है। अच्छा, सॉरी सर। 1-2 दिन पहले के पेपर में चर्चा है गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार क्या होते हैं? सर गार्गी पुरस्कार जो है 10th और 12th में अगर 75% से अबो कोई भी गर्ल लेके आती है तो उसको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। राइट। ईरान के नए राष्ट्रपति? सर ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है। कौन से राष्ट्रपति हैं ये? सर ये 8th है शायद, 8वें नंबर के। 8वें राष्ट्रपति, ओके। विश्व योग दिवस जी सर। कब है ये? सर ये 21 जून को मनाया जाता है, कल है ये। अष्टांग योग एक वर्ड आता है, अष्टांग योग जी सर। क्या होता है? सर अष्टांग योग में जो योग है उसके 8 तत्व बताए गए हैं जिनसे मिलके अष्टांग योग बनता है। इसमें सर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार और साधना। सॉरी सर, समाधि जो है वो लास्ट में आएगा 8th नंबर पे, और ये जो 8 तत्व हैं इनसे मिलके वो बनता है अष्टांग योग। ओके, रिव्यू कर लेते हैं सुरभि जी। ओवरऑल 70%, 65-70 पे हूँ आप उत्तर देने के मामले में। आई थिंक कि आरएस इंटरव्यू में आपको लगभग 85 पे होना चाहिए। मतलब 90, मान लीजिए कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएं तो 8 क्वेश्चन आने चाहिए, 7 या 8 क्वेश्चन। ये एक अच्छा रेशियो रहता है। अष्टांग योग को वापस देखें, 8 अंग में आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। हाँ सर, थोड़ा क्रम उनका चेंज हो गया है। हाँ, साधना कोई अंग नहीं है। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग आप ध्यान रखें। इनके अर्थ भी ध्यान रखें, क्योंकि अभी 21 जून आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो ये यूएनओ में कब शुरू हुआ, कब इसके बारे में क्या घटनाक्रम रहा, ये डिटेल में आपको पूरी जानकारी हो। गार्गी पुरस्कार का आपका उत्तर आपका राइट है। अभी ईरान वाला ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का काफी अच्छा अध्ययन कर रखा है आपने। और कामागाटा मारू प्रकरण आपको आंशिक याद है। एक सरदार है गुरदीप सिंह, वो सिंगापुर जा रहे थे भारत से जापान का जहाज लेकर। वो जहाज का नाम था कामागाटा मारू। वहां उनको उतरने नहीं दिया गया, फिर वापस भारत आए। इस प्रकार ये पूरा प्रकरण है, इसको आप देखना। और लखनऊ पैक्ट 1916 का, इसको भी आप एक बार देखिए। आधुनिक भारत को हो सके तो क्या डेट है आपके इंटरव्यू की? सर 7 जुलाई। हाँ, तो आप आधुनिक भारत एक बार पढ़ लें। कांग्रेस की स्थापना से लेकर इसके बीच में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और बिरसा मुंडा को थोड़ा और डिटेल पढ़ें। उलगुला उनके आंदोलन को कहा जाता है।
उनका जो मूवमेंट था उसको कहा जाता है कुल गुलामी। झारखंड में हुए थे, ये आपने बताया। और इनकी जो उपाधि थी वो थी धरती बाबा, धरती बाबा। तो आप इसको में देखें, ओवरऑल अच्छा है, अपीयरेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और नेक्स्ट डेट के आपके हमारे यहाँ मूव की? सर 2 जुलाई है। ठीक है, आप आई थिंक कि आई होप कि आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ अपेयर होंगे। ठीक थैंक है, यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी गौतम सर।